बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, हम अदब के हवाले से उसकी मुख्तलिफ इसनाफ पे बातचीत करते रहते हैं, लेकिन हमने जब डॉक्टर अब्दुल करीम मशकूर साहब के साथ सोचा कि इसमें एक हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम जहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे जो हमारे सेहत के मसाइल हैं उस पर भी गुफ्तगू हो जाए और जितनी रहनुमाई दे सकते हैं हम लोगों को वो दें, क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो आइए बात करते हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम मशकूर साहब से। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आपको और सब सुनने वालों को ईद मुबारक। हाँ जी, बात है, शुक्रिया, आपको भी ईद मुबारक हो। भाई मोहब्बत इतनी है लोग अपने चाहने वालों से कि हम ईद के दिन भी प्रोग्राम को जो है वो तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, मेहरबानी है दोस्तों की। आपने कहा ना आज के दौर में सबसे बड़ा अलमिया क्या है, वो मैंने बहुत सोचा जी, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा साबिर रजा कि आज के दौर का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि एक ईमानदार इंसान ईमानदारी से काम नहीं कर सकता, जी, फिर चाहे वो एक डॉक्टर ही क्यों ना हो जी, 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 या किसी भी फील्ड में हो, सियासत में हो, मजहब में हो, तर्ज़ो तदरीस में हो। अगर वो ईमानदार है तो ईमानदारी से काम करना इतना मुश्किल है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। जी, ऐसा नहीं है कि लोग ईमानदार नहीं है या ईमानदारी से काम नहीं करते हैं मगर मुश्किल में आ जाते हैं। जी, जी, और ये जो ज्यादातर ईमानदारी नजर आती है ना, ये कानून की बालादस्ती है। जी, आप देखें 30 किलोमीटर की स्पीड से जाना है, 30 मील की स्पीड से, वो लगा हुआ है कैमरा। जी हाँ। अब जो 40 से आ रहा है ना वो 30 पे हो जाता हाँ, पता, कैमरे ने तो किसी को नहीं पूछना कि वो कौन है ना। और जैसे ही कैमरा पास होता है स्पीड फिर बढ़ जाती है। जी हाँ, ये कानून की वजह से कुछ ईमानदारी नजर आ रही है। ये अंदर से ईमानदारी नहीं है, ये कानून का डर है कि भाई फाइन देना पड़ेगा इसलिए चल स्पीड कम कर ले। जी, जी, तो ईमानदार लोग हैं, ईमानदारी से काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जी, जी, मगर वो मुश्किल में आ जाते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। एक जमाना था कि झूठ बोलने में प्रॉब्लम होती थी, आजकल सच बोलने में प्रॉब्लम है। जी, बदल गया जमाना। अच्छा, अब मेडिकल सेहत के हवाले से, उसके शोबे के हवाले से दें तो देखें, इस वक्त जो डॉक्टर हैं पाकिस्तान में हैं, उन्हें वो डॉक्टर कहा जाता है और यहाँ हम उन्हें जनरल प्रैक्टिस में जीपी कहते हैं। जी, 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 ये कानून है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होगा तकरीबन, बांग्लादेश में, इंडिया में और बरतानिया में तो खासकर, कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई दवाई लिख के दी है जी, 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 तो दूसरा कोई शख्स आपको ये नहीं कह सकता कि ना लें। जी, 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 ये गलत होगा और ये इसकी इजाजत नहीं बिल्कुल सही है ना। तो हमारे इस प्रोग्राम में ये तयशुदा है कि हम किसी भी सुनने वाले को ये नहीं कह रहे कि तुम जो दवा तुम्हें डॉक्टर ने दी है वो ना लो। ये जी, हम नहीं कि तुम वो ना लो, हम जो कह रहे हैं वो करो, नहीं। वो आपका और डॉक्टर का मामला है। अब इसके बाद आपको पता है, एक थे प्रोफेसर डेविड सॉकेट। जी, उन्होंने ये कहा अपनी जिंदगी में, उन्होंने ये कहा है कि 50% जो, यानी जो कुछ भी आप, मेडिकल कॉलेज में एक आदमी जाता है, ए लेवल के बाद 5 साल लगाता है, पाकिस्तान में भी इंटर के बाद एमबीबीएस करता है, 5 साल लगते हैं ना, फिर 2 साल वो हाउस जॉब करता है। जी हाँ, साथ सात साथ। साल में 7 साल में जब वो पढ़ के निकलता है ना, तो जब वो निकलता है ना तो 50% जो है वो तो जो उसने पढ़ा होता है ना वो आउटडेटेड हो जाता है, एक्सपायर। अच्छा, इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया, 50% आउटडेटेड हो जाता है और ये नहीं पता चलता कि कौन सा 50% आउटडेटेड हुआ है। या तो 100 अंडे में से ये पता हो कि कौन से 50 एक्सपायर हो गए हैं तो आप उन 50 को अलग कर देंगे, नए ले लेंगे। हाँ, लेकिन जब आपको ये पता ही नहीं है कि इन 100 में से कौन से 50 जो है वो एक्सपायर है, तो आप क्या करेंगे? ये कितना बड़ा एक मसला है।
अच्छा, डॉक्टरों को सही मालूमात नहीं मिलती और मरीजों को सही मालूमात नहीं मिलती। यानी कि इस वक्त ये सिचुएशन है साबिर रजा, बकौल एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट के, बर्तानिया का एनएचएस का मशहूर, ऑनेस्ट डॉक्टर कैन नॉट प्रैक्टिस ऑनेस्ट मेडिसिन। और उसने ये कहा है कि मिस इन्फॉर्म्ड डॉक्टर एंड मिस इन्फॉर्म्ड पेशेंट। उसकी उसने मिसालें भी दी हैं। होता क्या है साबिर रजा कि जानिबदाराना रिसर्च होती है जिसके लिए फंडिंग देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, उसने एक रिसर्च के लिए फंडिंग दे दी ग्रुप को, आप रिसर्च करें जी। उसने रिसर्च क्या की कि ये जो चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, मिसाल की कंपनी का नाम हम नहीं लेते, वो उसूल के खिलाफ, डार्क चॉकलेट खाने से डिमेंशिया की बीमारी जो है उसमें कमी आ जाती है। ठीक, अबे यार लोग धड़ाधड़ डार्क चॉकलेट ले लेंगे, उसका माल बिक गया। यानी फायदे, ये रिसर्च जो हो रही है ज्यादातर, सारी नहीं, ये मरीजों के फायदे के लिए नहीं हो रही बल्कि माली फायदे के लिए होती है। जानिबदाराना रिपोर्टिंग होती है मेडिकल जर्नल्स में, जो मेडिकल जर्नल हर मुल्क में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया का है, बर्तानिया का है, पाकिस्तान का भी होगा, इंडिया का भी होगा। उसमें जानिबदाराना रिपोर्टिंग होती है। और ये जानिबदाराना रिपोर्टिंग की मैं एक मिसाल दूं आपको, मैंने निकाली थी कि 2015 में, मई 2015 में प्रोफेसर पब्लिक हेल्थ स्टीफन लीडर, ऑस्ट्रेलिया के जो जर्नल होता है मेडिकल जर्नल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का चीफ एडिटर था, उसको निकाल दिया गया जॉब से, इसलिए कि उसने तनकीद की थी कि ये जो रिसर्च या जो भी काम हो रहा है, ये जो किसी से फंडिंग हुआ है, ये फंडिंग आ रही है, ये रॉन्ग है। उसको सेक कर दिया साबिर रजा ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान इंडिया की तो बात ही आप छोड़ दें, तो जो आवाज उठती भी है, यानी ईमानदार आदमी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ा ओहदा है चीफ एडिटर का, बहुत बड़ा प्रोफेसर है वो। जब उसको फायर किया ना, यानी जॉब से निकाला, तो उसकी कमेटी के जो 30 लोग थे ना, उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। अच्छा, हाँ, इसकी यानी हिमायत में। तो आप सोचेंगे कितना, यानी यार वहां एक जॉब करने वाले की कम से कम 40-45 हजार पाउंड तनख्वाह होती है साबिर रजा, और 30 लोग रिजाइन कर रहे हैं, तो उस आदमी की बात में कुछ दम होगा ना। जी हाँ। तो ये अब देखें, ऑस्ट्रेलिया का कार्डियोलॉजिस्ट, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट है एनएचएस का, A1 जिसको कहें आप, उसने 2010 में एक आदमी का दिल का ऑपरेशन किया। गलत गिजाएं खा के या सिगरेटें पी के दिल का दौरा पड़ा होगा, कुछ दिल का ऑपरेशन हुआ उसका, सक्सेसफुल हुआ। दूसरे दिन राउंड था हॉस्पिटल में, जब डॉक्टर चेक करने आते हैं ना मरीज की हालत क्या है। जब वो उसके बेड पे पहुंचा, उसने सोचा था डॉक्टर ने, ये डॉक्टर का वाकया है सच्चा, यहाँ का, हमारे बर्तानिया का, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको, ये 2010 की बात है, अभी 11 साल हुए हैं फकत। उसका इरादा था कि मैं इसको बताऊंगा कि यार देख, तू सेहतमंद गिजा खा, अच्छी गिजा खा, सब्जियां खा, दालें खा। अभी वो अपनी बात शुरू करने वाला था कि लंच टाइम भी हो रहा था, तो वो ट्रॉली आई खाने की, और उसी मरीज को पता है क्या मिला? बर्गर एंड चिप्स। तो मरीज बोलता है, डॉक्टर साहब ये घटिया खाना खाने की वजह से तो मैं तुम्हारे पास आया था, अगर मैं अभी भी यही खा रहा हूं तो तुम मुझे किस बात का लेक्चर दे रहे हो। यानी गवर्नमेंट, यानी हमारे अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में वो कॉफी शॉप्स बने हुए हैं, शुगर से भरपूर किस्म की चीजें वहां बिक रही हैं, और हम चिल्ला रहे हैं कि वजन बढ़ रहा है। तो ये माली मुफाद जब बीच में आ जाता है ना सेहत के मामले में साबिर रजा, तो बात खराब हो जाती है। तो अब ये इस वक्त जो ये वजन बढ़ना, इसको कहते हैं ओवरवेट, और एक है लफ्ज ओबेसिटी यानी मोटापा। बहुत मोटापा। इसमें एक फर्क है, मोटापा और वजन की ज्यादती। जो ओवरवेट है यानी वजन की ज्यादती है, एक BMI है, जो होता है कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वजन कितना है, और आपका जो है कमर का साइज कितना है, ये देख के वो एक नंबर आता है। BMI हर जगह मौजूद है, गूगल पे लोग जाएंगे ना, आप BMI कर सकते हैं, अपना वजन डालें, अपनी हाइट डालें, वो बता देगा। उसमें अगर नंबर आता है 25 या उससे नीचे,
तो आप ठीक है, लेकिन 25, 24.5, 26 आ गया है तो आप ओवरवेट हैं, यानी आपका वजन ज्यादा है। लेकिन अगर वो 30 पे आता है तो अब आप मोटापे का शिकार है, यानी जिसको ओबेसिटी कहते हैं। अच्छा अच्छा। ये मोटापा जो है, इसके बारे में इस वक्त जो है 50% लोग जो है, यानी 50% लोग जो है वो मोटापे का शिकार है इस वक्त। अब ये मोटापे को मैं एक तरफ रख के आपको ये बताता चलूं कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इनका बड़ा हाथ होता है। सेहत के जो प्रोग्राम डॉक्टरों को बुला बुला कर बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये बाज औकात अक्सर औकात फंडेड होती हैं फार्मास्यूटिकल फर्म से, जो कि ये गोलियां बनाती हैं, दवाएं। अब जब वो आदमी अपनी फंडिंग दे रहा है तो वो अपनी गोलियां बेचने के लिए ही दे रहा है ना, तो डॉक्टर का ज्यादा ध्यान उन गोलियों पे ही रहेगा, जहां पे उनका सारा सपाटा हो जाएगा और इंफॉर्मेशन। तो इस वक्त बर्तानिया में 50% लोग हर रोज एक मेडिसिन के ऊपर है, मुसलसल, यानी 1 महीने का कोर्स खत्म होता है, वही दवा दोबारा घर में आ जाती है पोस्ट में। 50% लोग जिनको एक बीमारी है, कोई अस्थमा है या शुगर है या हार्ट का है या कोलेस्ट्रॉल का है। 25% लोग 3 दवाइयों पे हैं, जिनको एक से ज्यादा बीमारियां हैं। इतने लोग दवाइयों पे हैं, आप सोचें। ये जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई है स्टैटिन, ये मिलियन के हिसाब से लोग खा रहे हैं इस वक्त दुनिया में। आप डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड टेस्ट होगा, उसने देखा बॉर्डर के ऊपर है कोलेस्ट्रॉल, आपके घर में दवाई का पैकेट। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अच्छा, अब ये दवाओं की कंपनियों से जब ये कहा गया कि भाई इतनी ज्यादा दवाएं जो हैं, इसके बजाय और रास्ता कोई अख्तियार किया जाए, तो उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया था एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में कि जब से ये दवाइयां शुरू हुई हैं, इंसान की उम्र जो है वो बढ़ गई है। अच्छा। जैसे 1900 में, आज से 100 साल पहले, सन 1900 में एवरेज उम्र थी इंसान की जो, उससे आज जो है वो 30 साल ज्यादा इंसान जीता है। अच्छा। यानी 1900 में, 19 जो सदी थी उसमें बूढ़े लोग जितने थे उसके मुकाबले में आज बूढ़े लोग ज्यादा नजर आते हैं जी, दवाइयों की वजह से। मगर ये गलत था। दवाइयों की वजह से 5% तो बड़ी होगी उम्र, बाकी 25% जो उम्र बढ़ी है वो इसलिए बढ़ी है, अब गाड़ियों में सीट बेल्ट है, अब साफ पानी पीने को मिलता है, अब काम काज करने की जो जगहें हैं वो महफूज है। आप जहां जॉब पे जाते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी पहले देखा जाता है। जी हाँ, वो सिखाते हैं। आप लुढ़क तो नहीं जाएंगे, करंट तो नहीं है। ये सारी चीजें जो इस 100 साल में हुई है ना, इससे उम्रें बढ़ी हैं, यानी लोग ज्यादा जिए हैं। अब हमारा तो अकीदा है इंसान की वही उम्र है जो अल्लाह ने लिखी है, मगर जो साइंसी हवाले से जो तहकीक है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये दवाइयों की कंपनियों का ये जो दावा है ना, ये सरासर गलत साबित हो चुका है कि हमारी दवाइयों से ये, वहां कुछ दवाइयां हैं जिनसे कि इंसान की उम्र और बढ़ी। कौन सी? एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक से हील हो गया, बेस्ट मेडिसिन एंटीबायोटिक है, या वैक्सीन वगैरह जो इजाद हो गई है उससे हारा हो जाए। तो ये जो, तो इन चीजों की वजह से जो है आदमी की उम्र जो है वो बढ़ती है। अब मामला ये है, मैंने आपको स्टीफन की मिसाल दी थी, बात ये है सीधी सादी कि डॉक्टरों को ये जरूरी होता है और मरीजों को जरूरी होता है कि जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर ने ये कहा मिसाल के तौर पर, जैसे मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, हमें भी, हमारा डॉक्टर भी है लेकिन हमें डॉक्टर चाहिए हमारा। भाई ब्लड टेस्ट आया, आपका आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बॉर्डर लेवल पे है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब क्या करें जी, ये टैबलेट आपको मैं लिख के दूंगा, आप खाएं जी। अच्छा, लेकिन मेरा डॉक्टर अच्छा है, वो बहुत ग्रेट डॉक्टर है, लाखों में एक जिसे कहें। डॉक्टर M.B. गफूर उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लो थोड़ा सा, इन्हें ग़िज़ा में तब्दीली कर लो, तो हो सकता है कि गोली से बच जाओ। है ना? ये बात क्या हर डॉक्टर हर मरीज को कह रहा है? नहीं। इंडिया में या पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, या इवन बर्तानिया में, हर डॉक्टर को ये चाहिए कि मरीज को,
एक जो बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं बर्तानिया में एनएचएस के, उन्होंने ये कहा कि ये जो दिल की बीमारी है इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। अगर किसी को डायग्नोज हुआ, उसका एंजियोग्राम हुआ है या उसका ईसीजी हुआ है या ब्लड टेस्ट हुआ है कि भाई इसको दिल का आर्जा है। दिल का आर्जा 3 तरह में जाएगा। एक तो होगा वेरी वेरी लो रिस्क कि भाई इसको दिल का दौरा पड़ेगा। दूसरा होगा मीडियम रिस्क, पड़ सकता है। और तीसरा है हाई रिस्क पड़ेगा। 3 स्टेज है। अब एक मरीज है जिसको लो रिस्क है कि दिल का दौरा पड़ने के चांसेस जो है वो मे बी लाख, 100 में, 1000 में एक हो गए हैं। उसको भी स्टंट लगा दिया। वो कार्डियोलॉजिस्ट कहता है कि भाई अगर उसको जब खतरा है कि नहीं, वो खतरा नहीं है कि अटैक होगा, तो आप स्टंट क्यों लगा रहे हैं? और डॉक्टर मरीज को ये क्यों नहीं बताता कि भाई तुम्हारी सिचुएशन इस वक्त ये है कि तुम अगर ये ना लगाओ तो भी चलोगे। और कम खतरे वालों को, जिनको स्टंट नहीं लगा, उनको दौरा नहीं पड़ा। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट ने बड़ी अच्छे एक लेक्चर दिया था जो मैंने सुना था। तो ये डॉक्टर का ये फर्ज बनता है कि वो मरीज को बताए एग्जैक्ट सिचुएशन कि क्या वाकई दवाई की तुझे जरूरत है या उसके बगैर भी हम कुछ अरसा ट्राई कर सकते हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल है आपको, ठीक है ना, मिसाल दे रहे हैं। अब कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे है, बिल्कुल अभी हुआ नहीं है, तो क्या डॉक्टर मरीज को ये नहीं कह सकता कि आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, चर्बी वाली गिजाएं ना खाएं, शुगरें वाली ना खाएं, डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करें, दाल सब्जियां फ्रूट खाएं, और फिर 3 महीने बाद देखते हैं कि क्या होता है। और डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें। तो ये चीजों का यहाँ पर कहत है इस वक्त पूरी दुनिया में। यानी कहीं पे भी मरीज को ये नहीं बताया जा रहा, इसलिए कि एक आपने मकूला सुना होगा इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो एहतियात है वो इलाज से से ज्यादा बेहतर। बेहतर है। लेकिन आजकल मैं ये समझता हूं कि प्रिवेंशन इज द क्योर। ये जो एहतियात है ना, कि वो हमने जो बातें की हैं ये बेस्ट ऑफ योर नॉलेज हैं, और आपने जो पढ़ा है, आपने जो जो जिंदगी का तजुर्बा किया है, क्योंकि आप भी मरीजों से भी मिलते रहते हैं, मेंटल हेल्थ के मरीजों से खास तौर पर आपका प्रोफेशन है, अवेयरनेस है जो हम लोगों को देना चाहते हैं। और ये हम हमारे लिए बेहतर है जी कि बजाय इसके कि हम पहले कोशिश करें कि अगर कोई चीज़ हो या कोई फिक्र हो या कोई बीमारी का अंदाज़ा लग रहा हो कि आपको होने वाली है, पहले आप अपने घर में उसको ज़रा चेंज ऑफ योर वे ऑफ लाइफ कोशिश करेंगे, खुराक में कोई कमी करें, कोई एक्सरसाइज करें। इंशाल्लाह। तो हम सबको चाहिए कि हम वॉक करें और दूसरी चीज़ें, और उसके जीपी के पास जाएं। जीपी इज अ बिग एडवाइस फॉर यू, एंड वो आपको डायग्नोज जो भी करेगा या कंसल्टेंट या हॉस्पिटल, उसको फॉलो करें। हमारा मकसद तो ये है कि एक अवेयरनेस हो लोगों में कि ये हो रहा है और ऐसे होना चाहिए, जैसे हो। बात ये हो रही थी कि मुझे एक कॉल याद आया। अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा साइंटिस्ट था। जी जी। उसने कहा था कि इन द मिडस्ट ऑफ एवरी क्राइसिस लाइज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यानी जब भी कोई बड़ी मुसीबत या बड़ा मसला या कुछ मामला होता है तो उसके अंदर से एक नया रास्ता भी निकलता है, अच्छाई का रास्ता, या कुछ हमें अच्छा कुछ को पता चलता है। अब ये जो कोविड-19 जो पूरी दुनिया में फैला, ये वबा फैली, बर्तानिया में क्या हुआ, इसके फैलने के बाद ये पता चला कि जो हमारे एशियाई लोग हैं या अफ्रो कैरेबियन लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हेल्थ की सहूलियात मैसर नहीं रही है कई अरसे से। ये अब राज खुला। इससे पहले ये एक्सपोज्ड हो गया कि हेल्थ के अंदर, हेल्थ सर्विस में इनइक्वालिटीज हैं। बर्तानिया में ही नहीं, अमेरिका में भी ये एक्सपोज हुआ है। इसकी वजह कि ज्यादा अमवात एशियाई लोगों में हुई थी। तो अब ये पता चला कि कहां कहां पे जो है वो कमी है और गैप है। तो अब ये इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। अगर ये वबा ना फैलती तो पता ही ना चलता। तो बात ये होती है कि आप देखें ये जो कोविड-19 है, आप देखें इटली के अंदर 99% जो अमवात हुई हैं, 99% इटली में, वो उन लोगों की हुई हैं जिनको एक क्रॉनिक डिजीज थी। यानी किसी को या तो डायबिटीज थी, हार्ट डिजीज थी,
कुछ भी, यानी एक उसको बीमारी जरूर थी, 99% वो लोग मरे जिनको ये एक बीमारी थी। अच्छा, इसके बाद आप देखें चाइना में 60% वो लोग मरे हैं जिनका हाई ब्लड प्रेशर था और जिनको डायबिटीज थी, यानी शुगर की बीमारी थी। अच्छा, अब सबने जो है इसके ऊपर लिखा, बहुत कुछ लिखा, मगर कोई ये नहीं बताता कि यार इसका सबब जो है वो लाइफ स्टाइल है, कि लाइफ स्टाइल अगर चेंज नहीं हुआ है तो ये बीमारियां जो है वो आ रही हैं। अब इस वबा ने जो है बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अगर आप गौर करें ना, यानी कि उन बातों पे गौर करें जिनको नजरअंदाज किया गया, यानी सबसे पहली चीज क्या थी? अमवात, यानी जिनकी उम्र 5 से 17 साल थी, 10,000 में से 3 मरे हैं। 10,000 में 3 मौतें हुई हैं उनकी जिनकी उम्र 5 से 17 साल थी। जिनकी उम्र 85 साल से ज्यादा थी वो 3 में से 1 मरा है। आप रेशो देखें, 3 में से 1 की मौत हुई है 85 साल से प्लस। और हॉस्पिटल में जो एडमिशन हुए, यानी बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ लेकिन सारे हॉस्पिटल में नहीं गए, कुछ घरों पे आइसोलेशन हुआ, क्वारंटाइन किया, ठीक हो गए। हाँ। लेकिन जो हॉस्पिटल में एडमिशन हुए 74 से 86% लोग 50 साल की उम्र से ज्यादा थे। अच्छा, यानी जिनकी उम्र 50 साल से प्लस थी वो 86% अस्पताल में गए। तो जो नहीं गए हैं वो सिर्फ 20% के करीब जो नहीं गए हैं वो छोटी उम्र के हैं। अच्छा, दूसरी चीज अंडरलाइन कंडीशन, यानी 12 गुना ज्यादा हायर वो लोग मुतासिर हुए हैं जिनको कोई एक आदि कंडीशन थी, जैसे किसी को शुगर था, किसी को दमा था, किसी को हार्ट डिजीज थी। इस कंडीशन वाले लोग जो है वो 12 टाइम्स ज्यादा थे, अंडरलाइन कंडीशन। इसके बाद ये फैला कैसे? अब फैलने के लिए क्या था कि जब आदमी को इन्फेक्शन हुआ किसी को, उसके अंदर वो जरासीम गया कोरोना का, कोविड-19 का, तो 4 दिन तक तो उसको पता नहीं चलता। ठीक, पांचवें दिन उसको सिम्टम्स आते हैं, बुखार आएगा, खांसी आएगी, जायका नहीं आएगा, स्मेल नहीं आएगी। ये पहले दिन से नहीं होता, जिस दिन जरासीम अंदर जाता है तो वो यहां होता है, अभी अंदर नहीं गया है, ये इधर ही कहीं टहल रहा है। ये 4 दिन लगते हैं इसको अंदर जाने में। तो उस 4 दिन के अंदर उसको पता नहीं है और वो घूम रहा है और फैला रहा है, और वो जिसको लग रहा है उसको फिर 4 दिन के बाद पता चल रहा है। इस तरह से ये फैला। तो एहतियाती तदाबीर क्या थी? अच्छा, हॉस्पिटल में जो एडमिशन होता है ना वो 7वें दिन होता है। जैसे ही कोरोना गया अंदर, 4 दिन उसने यहाँ काम किया, फिर जब वो लंग्स के अंदर उतरा फिर उसके बाद उसने अपना काम वहां दिखाया, तो 7वें दिन जो है वो फिर आदमी की हालत बिगड़ती है। जिनको कोई और डिजीज होती है, डायबिटीज होती है, हार्ट की डिजीज होती है, लिवर हो, किडनी हो, हाँ, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, 7वें दिन में होता है। अच्छा, 62% लोग ऐसे थे कि जिनको पता नहीं है कि उनके सिम्टम्स हैं। भाई पहला दिन है अभी तो, और वो उसने खांसी की, पब्लिक में उसको फैल गया। अच्छा, अब आप ये देखें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 जनवरी 2020 में ये ऐलान किया था, आज से करीब 1.5 साल हो गया, कि ये कोरोना वायरस जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, यानी मेडिकल इमरजेंसी दुनिया में डिक्लेयर कर दी थी इसने। फिर इसके बाद क्वारंटाइन शुरू हुआ, लॉकडाउन लगे, बॉर्डर क्लोज हो गए, फ्लाइटें बंद हो गई। मगर इसमें कई चीजें गलत हुई, कई हुकूमतों से, बरतानिया की हुकूमतों से भी कई गलतियां हुई। उन्होंने कई बॉर्डर बहुत देर बाद भी क्लोज किए, इस पे कई बहसें भी चल रही हैं। अब ये इसने ऐलान किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 31 जनवरी 2020 में, कि ये मेडिकल इमरजेंसी है। जी। तो इसके लिए हमने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं और आइंदा भी करेंगे। लेकिन इसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में एक और ऐलान भी किया था, और उसने ये ऐलान किया था 2004 में कि मोटापा
बुरी तरह फैल रहा है दुनिया में। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन कुछ इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। अब इसके बाद अगर आप ये देखें, इस मोटापे के हवाले से अगर आप देखें, तो इस वक्त जो फिगर मैंने जमा किए हैं कुछ चीजें, कि ग्लोबली जो है पूरी दुनिया के अंदर ये मोटापा फैल रहा है। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में, जी बांग्लादेश में रेशो कम है इंडिया और पाकिस्तान से मोटापा फैलने की। अच्छा, मर्दों के मुकाबले में औरतों में ज्यादा है ये जी ओबेसिटी यानी ओवरवेट। औरतों में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ये बात हो रही है। ओबेसिटी और ओवरवेट का फर्क हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपको। हाँ। 50% लोग जो है वो हाई रिस्क, यानी जो मोटापा जिनको है ना, और या जिनका ओवरवेट है, वो 50% ज्यादा रिस्क में है कि उनको शुगर की बीमारी हो सकती है, ठीक उनको दिल की बीमारी हो सकती है। ठीक। पाकिस्तान की एंडोक्राइन सोसाइटी ने एक सर्वे किया था, उस सर्वे की ये रिपोर्ट है कि मोटापा और ये ओवरवेट ये तेजी से पाकिस्तान में फैल रहा है। जी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया है कि पूरी दुनिया में 1975 से लेके अब तक 3 गुना ज्यादा ये मोटापा फैला है। अच्छा, बीएमआई की हमने बात की थी ना कि अगर 25 से ज्यादा होगा तो ओवरवेट है, और 30 और उसके ऊपर गया तो वो ओबेसिटी है यानी मोटापा है। जी जी जी। अब इसके बाद ये है कि ये होता क्यों है, ये मोटापा ये क्यों हो जाता है, आदमी का वजन क्यों बढ़ता है। जी जी इसकी वजूहात है कई वजन बढ़ने की। और मैं ये बात करते हुए इसलिए नहीं शर्मा रहा कि मेरा वजन बढ़ा हुआ नहीं है। जी, मेरा है। तो आपका है तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ जो एनएचएस है उसके अंदर भी जो काम करते हैं एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विस में, उसमें भी 30-40% जो है वो मोटापा ही है, जी यानी जी जी। ओवरवेट है। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। असल में होता क्या है कि जितनी कैलोरी हम लेते हैं और जितनी कैलोरी हम निकालते हैं, इसमें रेशो एक होना चाहिए। जी हाँ। जब ये रेशो नहीं रहता तो वजन बढ़ना शुरू होता है। और वजन बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हाई फैट और शुगर, ठीक। इनके मिलाप से वजन जो है वो बढ़ता है। और खासकर ज्यादातर शुगर से वजन बढ़ता है, जो शुगरी फूड है। और फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाती है। अब अक्सर औकात जो रूल हो रहा है ना, जो कैपिटलिस्ट, बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां, उन्होंने एक के बाद एक दवाई निकाली हुई है हाई ब्लड प्रेशर के लिए, जी हाँ। एक के बाद एक दवाई निकली है कोलेस्ट्रॉल के लिए, हर चीज के लिए। अच्छा, लेकिन भाई आप ये भी बताओ साथ में कि लाइफ स्टाइल भी तो चेंज करो। लाइफ स्टाइल का चेंज होना जरूरी है। या अक्सर ये कहा जाता है कि यार आपका वजन इसलिए बढ़ गया है साबिर रजा कि आप एक्सरसाइज नहीं करते। जी मैं इस बात को नहीं मानता। देखे जी, एक्सरसाइज का ताल्लुक वजन के कम करने से नहीं है साबिर रजा। एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, मैं इसकी फेवर में हूं। आप जिम जाएं, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, जरूर करें, मगर इसके साथ आपको अपनी ग़िज़ा में तब्दीली लानी है। अगर आप ग़िज़ा में तब्दीली लाए बगैर जॉगिंग कर रहे हैं और साथ में वो बर्गर और चिप्स और फ्राई फिश और पकोड़े और समोसे भी चल रहे हैं और जलेबियां और गुलाब जामुन और लड्डू भी चल रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज का फायदा नहीं है। क्योंकि आमतौर पर यह समझा जाता है साबिर रजा कि भाई ये एक मैंने सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उस ड्रिंक का, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक मिल रहे हैं सारे, जी जी जी। ये कोला वगैरह जितने भी हैं, इसमें एक के अंदर मिसाल के तौर पर 200 कैलोरी है। ठीक है। अच्छा, 200 कैलोरी जलाने के लिए आपको तकरीबन 6000 स्टेप्स करने हैं, पैदल चलना है 6000 अच्छा। कदम चलेंगे तो 200 कैलोरी आपकी जल जाएगी। लूज होगी, हाँ ठीक है। 8000 स्टेप, हम्म। लंबे आदमी के 6000, छोटे कद वाले के 8000। तो जब आप चलेंगे तो आपकी 200 कैलोरी के करीब जल जाएगी। अब एक आदमी ये कहता है कि यार मैंने एक ये कोला जो है ना इसका केन पी लिया है, अब ये 200 कैलोरी आ गई है, मैं अभी 8000 कदम चल के आता हूं, यानी कि 1.5-2 मील, तो ये मेरी कैलोरी बाहर निकल जाएगी। मगर ये गलत तरीकाकार है साबिर रजा। अच्छा। ये जो कंपनियां है ना जो ये ड्रिंक्स बनाती हैं, या ये जो स्वीटें और चॉकलेटें और स्वीटें और मिठाइयां बनाते हैं, ये उनका एक हरबा है।
ये जो जंक फूड जिसे हम कहते हैं, बर्गर और चिप्स और ये, इसकी वजह यह है साबिर रजा कि इस एक कोला के केन में जो 200 कैलोरी आप ले रहे हैं ना, और आपने पैदल चला है 8,000 कदम और वो जल गई है, लेकिन आप अगर इसकी जगह साल्मन फिश का एक पोर्शन लेते हैं बड़ा, जिसमें 200 कैलोरी होती है, तो वो 200 कैलोरी और ये जंक फूड की 200 कैलोरी में फर्क है। ठीक ठीक ठीक। ये जो कैलोरी है ना फिश की, अच्छे ग़िज़ा की, दालों की, सब्जियों की, जो 200, फ्रूट की जो 200 कैलोरी है, वो आपके अंदर जाके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये चीजें बनाती है जी, आपके हाजमे को दुरुस्त करती है। हाँ जी। वो जो दूसरी आप ले रहे हैं ना 200 कैलोरी, वो कैलोरी अपनी जगह, मगर उसके बाद जो उसमें नुकसानात अंदर हो रहे हैं जिस्म के, वो अलग है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि जी 200 कैलोरी ली है, जंक फूड खा लिया है मैंने जी, बर्गर चिप्स खाए, मैं जरा चल के आता हूं, ऐसे नहीं होता है। जंक फूड की कैलोरी नुकसानदेह है, अच्छे फूड की कैलोरी फायदेमंद है। ये फर्क हमें बताया नहीं जाता, आज तक नहीं बताया जाता। हम तो कैलोरी गिन लेते हैं कि यार इसमें यह है, क्रिस्प का पैकेट है, इसमें 125 कैलोरी है, ओके यार मैं 125 कैलोरी आज कम खाऊंगा। यार ओ भाई तू 125 कैलोरी ये जो खा रहा है, तो इसके बजाय 2 केले और 1 सेब खा ले। तो ये इसकी एक चीज है। तो ये अगर ये मोटापा, वजन बढ़ता है ना, तो इससे ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है, इससे दिल की बीमारियां होती हैं, इससे मुख्तलिफ किस्म के कैंसर भी हो जाते हैं, और इससे डायबिटीज भी हो जाती है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है हमारे समझने के लिए। अब आप देखें, ये जो फूड है, एक होता है फूड जो कि फ्रेश फूड है, यानी आपने दालें ली हैं, सब्जियां ली हैं और आपने पकाया है और खा लिया है, ये फूड सबसे बेहतर है। इसके बाद प्रोसेस फूड होता है। प्रोसेस फूड फिर भी कुछ हद तक ठीक होता है, कुछ चीजें जैसे ब्रेड है, वो प्रोसेस फूड में आता है, उसको प्रोसेस किया है, इसीलिए आप वो ब्रेड को 6 दिन रखते हैं, खराब नहीं होती, उसमें कुछ ऐसी चीज डाली गई है थोड़ी सी। प्रोसेस फूड में जो केन के अंदर जो आती है, टिन के अंदर टमाटर या टिन में जो मछली वगैरह आती है, अच्छी है, वो सेहत के लिए गुड है, प्रोसेस में आएगी वो। फ्रेश से ज्यादा बेहतर नहीं है, मगर बहुत ज्यादा नुकसानदेह वो नहीं है, बेहतर है, वो खा सकते हैं आप। इसके बाद आता है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये जो फ्रोजन लजानिये, फ्रोजन पास्ते, फ्रोजन पिज़्ज़े, फ्रोजन नूडल्स, और ये फ्रोजन जो बने बनाए, कच्चे नहीं, कच्ची फ्रोजन मच्छी सही है, जो फ्रोजन फिश है, फ्रोजन सब्जी है, मटर है, वो सही है। पके हुए की बात कर रहा हूं, जो पका हुआ है, ऑलरेडी कुक है, आपने माइक्रोवेव में गर्म करना है, हाँ 2-3 मिनट करना है तो वो तैयार है, वो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है। उसके अंदर 6-6 महीने फ्रीजर में वो खराब ना हो, उसकी वजह सिर्फ बर्फ नहीं है, उसकी वजह वो केमिकल्स हैं जो उसमें डाले गए हैं, ताकि जिसकी वजह से वो खाना खराब ना हो। और वो केमिकल जब हमारे बदन में जाते हैं तो खाना खराब होता ही है, यानी खाना, खे वाला खाना जो है वो खराब होता है, क्योंकि वो ये मटेरियल, वो प्रोसेस फूड ये होता है। अब कोई हमें ये नहीं बताता कि प्रोसेस फूड की जो 300 कैलोरी है, वो ज्यादा खतरनाक है फ्रेश फूड की 500 से, क्योंकि हम उसमें केमिकल नहीं ले रहे, हम फ्रेश फूड सीधा खा रहे हैं। अच्छा, आप देखें, शॉपिंग के लिए आप जाते हैं ग्रोसरी की बड़े स्टोरों में भी, जैसे ही आप टिल पे पहुंचते हैं ना, तो आपको वो टिल पे जो काम कर रहा है ना बंदा या बंदी, वो अपने हाथ में वहां से एक चॉकलेट का पैकेट उठा के बोलता है 1 पाउंड ऑफर, डू यू वांट टू बाय। देखा है, ओ भाई तू सेब उठा के क्यों नहीं बोल रहा, या बनाना उठा के, कि 1 पाउंड के 3 है ले लो। चॉकलेट, बिस्किट, पेस्ट्री, केक, वो दिखा रहा है आपको। तो आदमी का जो है ना माइंड, उसको कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने, ये कारोबारी जो कैपिटलिस्ट है, ये माफिया, इन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है कि आदमी की जो क्रेविंग होती है, साबिर, स्वीट थिंग है ना, मीठा, उसका क्रेव होता है। आप देखें, पूरा दिन गुजर जाए और आपने मीठी चीज ना खाई हो ना, तो आपको दिल कर रहा होता है अंदर से कि यार मैं कोई एक आधा टुकड़ा मुंह में डाल ही लूं। मिठाई की दुकान पे जाएं, हाँ, चाहे आप कुछ और लेना चाहें तो वो देखकर आपको
फौरी तौर पर आएगा। अच्छा, अब भाई दिल का दौरा ना पड़े, दिल की बीमारी ना हो, एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, और भाई आप सिगरेट बैन करो, और भाई सिगरेट से हो रहा है। एक आदमी रोज जिम जा रहा है और 2 पैकेट पी रहा है, दिल का दौरा क्या नहीं पड़ेगा? नहीं भाई, जिम जाता था फिर भी पड़ गया। अबे भाई पीता भी तो था, क्योंकि सिगरेट इनकम, उस पर इनकम टैक्स आ रहा है, उस पर पब्लिसिटी के पैसे आ रहे हैं, ये सारी चीज। तो ये इस वक्त जो है ना एक बहुत बड़ी ऐसे चक्कर व्यू में हम आ गए हैं कि आप देखें कदम कदम के ऊपर फास्ट फूड, टाइम नहीं, यानी इतना बिजी कर लिया है लाइफ को कि हमारे पास पकाने का टाइम नहीं बचता है, तो हम चलो भाई बाजार से ही मंगा लो। फ्रोजन फूड, फ्रीजर, बड़े बड़े फ्रीजर, अमेरिकन स्टाइल के फ्रीजर रख लिए लोगों ने, उसमें भरा हुआ है फ्रीजर, पिज्जा निकाला, चल भाई माइक्रोवेव में खट हो गया। ये तमाम चीजें देखें जी, कभी कभार तो ठीक है साबिर रजा, महीने में एक बार, जब कभी बच्चों के लिए कुछ बनती होगी चीज तो मैंने भी एक आधा पीस उठा के खा ही लेना है, ये बात नहीं है कि मैंने नहीं खाना है, लेकिन कभी कभार है ये, महीने में 2 महीने में, ये रोज का या हफ्ते में 3 दिन का चक्कर नहीं है, हफ्ते में तो रोजाना तो घर का बना हुआ ही खाना खाना है। तो ये फ्रोजन फूड, ये चॉकलेट, ये बिस्किट, ये पेस्ट्रियां, ये शुरू शुरू में पता नहीं चलता साबिर रजा, ये जो सुन रहे हैं लोग, अगर उनकी उम्र 20 साल है, 25, 30, 35, 40, 45, 50, पता नहीं चल रहा है, लेकिन एकदम से झटका लगता है कि गुर्दे में पथरी आ गई है। अच्छा जी, क्यों आ गई है? यार कोले पीते रहे, पानी नहीं पिया। अच्छा जी, जो है वो गाल ब्लाडर, पित्ता, उसके अंदर जो है वो कचरा जमा हो गया है। अरे भाई क्यों? पता ही नहीं चला। ये तो अब पता चला जब सीने के बीच में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचे तो अल्ट्रासाउंड में आया कि वहां तो कचरा है, चल भाई पित्ता ही निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब ये पित्ता निकालने की भी खूब है, भाई डॉक्टर को चाहिए पूरी तफसील से बात करे कि भाई पित्ता ही निकालना है, कितनी क्वांटिटी में पथराव है वहां पर, क्या है, डाइट से भी कुछ कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है, डाइट तो बताओ उसको। डाइट बताने का टाइम नहीं है, डाइटिशियन नजर नहीं आते। डाइट बताओ भाई कि तू डेयरी प्रोडक्ट ना खा, फैट ना खा, मिर्ची मसाले ना खा, कहीं मैदे में जख्म हो गए होंगे, फिर कैमरा डलेगा, अंदर जख्म है जी, चल एंटीबायोटिक पे चल, एंटीबायोटिक नहीं कर रही, दूसरी एंटीबायोटिक का कोर्स कर, ओम्प्रोजोल कर, और एम्प्रोजोल का एक और भी प्यू है वो खा। अब उनके जो साइड इफेक्ट है वो अलग हैं भाई, बॉर्डर पे है कोलेस्ट्रॉल, स्टाटिन खा, उसके साइड इफेक्ट हजारों अलग हैं। तो ये चीजें अगर आदमी शुरू से लाइफ स्टाइल चेंज कर ले, डाइट, एक्सरसाइज और उसका लाइफ स्टाइल, यानी पैदल चलना है, एक्सरसाइज वगैरह, ये 3 चीजें अगर आदमी अपनी जिंदगी के मामूल में ले आए तो कई बीमारियों से उसका बचाव हो सकता है, और जो ये वबाएं फैलती हैं उनसे बचाव होता है। अब ये बड़ी बड़ी फूड कंपनियां, ये जायंट कंपनीज जो हैं, इन्होंने जो उनके जो लेबल है, कानूनी तौर पर उनको लिखना है कि इसमें कितना नमक है और कितनी शुगर है। बाज़ औक़ात आपको लिखा हुआ नहीं आता उसमें कि नमक है, या बहुत कम लिखा हुआ आता है, लेकिन उसकी जगह एक और लफ्ज आता है, सोडियम। अब कितने लोगों को पता है कि सोडियम भी नमक ही है? अब उसके अंदर सोडियम की कितनी ज्यादा मिकदार है ये समझ में नहीं आ रहा। तो भाई सोडियम भी नमक है। अच्छा, शुगर में जगह कार्बोहाइड्रेट है, वो भी शुगर है, वो भी मिठास है। 2-3 तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं, एक जो हम फल फ्रूट खाते हैं या दूसरी चीजें ग़िज़ा अच्छी, उनमें जो कार्बोहाइड्रेट है कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। ऐसे ही फैट भी है, कोई फैट अच्छा भी है, कोई फैट बुरा भी है। जो बिल्कुल जो फैट है, ट्रांस फैट, जो डायरेक्ट जो चर्बी होती है, गोश्त के ऊपर होती है, सीने का गोश्त हो गया या गाय का एक गोश्त हो गया, नुकसानदेह भी है। बहुत ज्यादा आपने खा ली, थोड़ी मिकदार में ठीक है कभी कभार, लेकिन ज्यादा उसका नुकसान होगा, वो जमेगी अंदर। एक होगा फिर मोनो अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। ये फैट जो है अच्छे वाले हैं, ये आपको मछली में मिलते हैं क्योंकि ये सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर सोल्यूबल है फैट। तो जो मछली का जो फैट है वो बहुत ही अच्छा फैट है बनिस्बत गाय के गोश्त के फैट से, लेकिन वो भी खाना है, खानी हर चीज है लेकिन एतदाल में खानी है। फिर विटामिन डी, क्या हुआ जी, विटामिन डी की गोली खा रहे। ओ यार, अगर तुम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में रहते हो तो वहां तो विटामिन डी मुफ्त मिल रहा है, सूरज की रोशनी कितनी है।
आप रोशनी में जाओ, नहीं यार स्किन खराब हो जाएगी। मैदा भले खराब हो जाए, स्किन खराब ना हो। तो यार वो मुफ्त का विटामिन डी। अच्छा, विटामिन डी की एक मैं आपको खास बात बताऊं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। साबिर है, एक चीज होती है कि जिसको कहते हैं सिम्टम्स, यानी अलामात बीमारी की। मसलन हाजमा खराब है तो खट्टी डकारे हैं और पेट में दर्द है, इसका मतलब क्या हुआ? हाजमा खराब। अगर खट्टी डकारे नहीं है और दर्द नहीं है यहाँ, तो हाजमा ठीक चल रहा है, आप ओके। लेकिन विटामिन डी क्या है पता है आपको? अगर किसी बंदे के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए तो उसकी जो अलामात हैं, जो उसको महसूस होती हैं, डिजीनेस है या फिटीग है या जो भी अलामात है, उसके सिम्टम्स जिसको कहते हैं, विटामिन डी की कमी के जो हो जाए, अगर विटामिन डी में की ज्यादती हो जाए बदन में, तो भी यही अलामात हैं। अच्छा। यानी डॉक्टर ये पता नहीं कर सकता कि इसको कमी है या ज्यादती है, यानी कैसे मोड़ पे हम खड़े हैं। आप किस तरह से उसको विटामिन डी की गोली देंगे, आप पहले पता करेंगे ना कि कम है कि ज्यादा है। ये जो अलामात आ रही हैं, कुछ अलामात हैं जिनमें कमी पता चलती है अलग है, मगर कुछ है जिनमें नहीं भी चलता। विटामिन डी ऐसा विटामिन डी है, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो वाटर सोल्यूबल है, कुछ नहीं है। विटामिन डी वो नहीं है सोल्यूबल। विटामिन सी जो है वो सोल्यूबल है, इजी गया, किडनी के रास्ते ज्यादा होगा, निकल गया। डी कहां से निकलेगा? तो ये विटामिन डी जो है, इसके लिए भी एहतियात की जरूरत है। डॉक्टर से प्रॉपर माहिर डॉक्टरों से मशवरा करना जरूरी होता है। ऐसे ही जाके केमिस्ट से उठा के खाना शुरू नहीं कर देनी चाहिए कि यार विटामिन की कमी हो गई, चक्कर आ रहे हैं, मैं जरा विटामिन डी खा लूं, ए खा लूं, बी सी खा लूं। डॉक्टर से छोटा सा मशवरा होना बड़ा जरूरी होता है। फिर ये जो फूड जायंट है, ये जो टेक अवे बन चले हुए हैं, ये जो फास्ट फूड है, इसके अंदर जो तेल इस्तेमाल हो रहा है, जो मिठाइयां हैं, जो ये पकोड़े हैं, जो सब, ये कभी कभी ठीक हैं, लेकिन ये वाजिब नहीं है कि रोजाना ही 5 वक्त की नमाज की तरह इनको खाया जाएगा। इन चीजों को, इन चीजों के अलावा दूसरी चीजें जो है वो जरूरी हैं जिंदगी में। दालें हैं, चने की एक मुट्ठी खानी है, डायबिटीज में बड़ा फायदा रहता है। इसका हल नहीं है, इलाज तो किसी बीमारी का नहीं है, लेकिन कंट्रोल के लिए है ये। फिर डायबिटीज वाला भी मुख्तलिफ गिजाएं थोड़ी बहुत खा सकता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सब बंद कर दे। वो एतदाल में रहकर अपने डॉक्टर से मशवरा करके कुछ ना कुछ जो है वो खा सकता है। तो ये एक बहुत ही लंबा मौजू है और बहुत ही डिटेल में इस पर बात हो सकती है। मगर ये कि मैं समझता हूँ, आपका क्या ख्याल है? आज के लिए इतना काफी है? ये मेरे ख्याल में काफी है डॉक्टर साहब। इसमें सिर्फ एक है मेरी बात कि सवाल उभरता है कि इन सब चीजों के बावजूद जो इंसान की जो स्ट्रेस है, हाँ वो भी तो बीमारियों का बायस होता है। जी, है, स्ट्रेस है, हाँ स्ट्रेस होता है। हाँ और ये नेचुरल है, हर किसी को हो सकता है। हाँ, किसी की जॉब चली गई, किसी के घर में कोई झगड़ा चल रहा कोई है, भी। हाँ बच्चे की शादी नहीं हो रही है, हाँ बच्चा कहना नहीं मान रहा है, ये सारी चीजें स्ट्रेस में आती हैं। उस स्ट्रेस को लेके बैठना नहीं है, उसका हल सोचना है और दुआ करनी है। जी चाहे किसी भी मजहब से आदमी ताल्लुक रखता हो, वो अपने मजहब के मुताबिक दुआ करे। बिल्कुल। मुसलमान है, हम हमारे तरीके से दुआ करेंगे और नतीजा अल्लाह पे छोड़ना है। जी, स्ट्रेस कब नहीं होगा? जब आप नतीजा अल्लाह पे छोड़ेंगे। हाँ, आप सिर्फ कोशिश करेंगे और नतीजा भी अपने ऊपर ही रखेंगे या किसी दूसरे के ऊपर रखेंगे कि यार मैंने एप्लीकेशन भर दी है और वो मैंने वहां दे दी है, अब वो मैनेजर जो है वो अच्छा है, या वो कंपनी का डायरेक्टर, और मुझे मालूम है वो मुझे नौकरी दे देगा, वो काश वो मुझे दे 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 दे। इसी यही आपने फिक्र में रहते हैं। है, इसी फिक्र में रहते हैं ना हम लोग। हाँ, तो वो एक फिक्र का स्ट्रेस, और फिर नहीं मिली तो दूसरा स्ट्रेस। हाँ लेकिन अगर आपने भर दी और नतीजा उस पर छोड़ दिया, ये सोचकर कि अगर मेरे हक में बेहतर है तो मिल जाएगी, और नहीं है तो नहीं मिलेगी, दूसरी मिल जाएगी। बिल्कुल। साबिर रजा, नौकरी मिल ही जाती है। जी जी। आपने इतने साल जिंदगी गुजारी, कितनी चीजें थी जब आप 16 साल के थे, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैट्रिक का रिजल्ट, हाँ इंटर का रिजल्ट संभाल संभाल के रखते थे। जी। आज मैं आपको पूछूं, आपका मैट्रिक का रिजल्ट की पर्चा है आपके पास? नहीं है, नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ा। और फिक्र भी नहीं है। हाँ फिर। तो वक्त के साथ बहुत सारी चीजों की अहमियत खत्म हो जाती है साबिर रजा। वो एक बड़ा अच्छा शेर था ना,
चढ़ता है जो दरिया वो उतर जाता है साईं, एक रोज तो दिल खुद से भी भर जाता है साईं। वाह। तो जो है ना, चीजों की अहमियत अपने टाइम के साथ, तो जो लोग मेरी तरह ये सीख ले कि उम्र के आने से पहले ही चीजों की अहमियत को छोड़ देना, वो बड़ी पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। मैंने अब तक की जिंदगी बड़ी पुरसुकून गुजार ली है, बेशक। इसलिए कि मुझे फिक्र ही नहीं कि, आप यकीन करेंगे मेरे पास जो मेरी तालीम के और उसके जो सर्टिफिकेट कोई मांगता है ना, तो मेरे पास है नहीं। मुझे पता भी नहीं है कहाँ है बहुत से, जो मुझे अवार्ड या मेडल कुछ मिले जो क्वीन ने दिया था, वो मेरे पास है नहीं, मुझे पता नहीं है। वो बच्चे ने कहीं रखा हुआ है अपने, जमा की हुई इतनी सारी चीजें मेमोरी की, क्या जमा करना है यार। तो बात सिर्फ ये है कि जो स्ट्रेस है उससे बचने का वाहिद एक ये हल है कि जो जिस वजह से स्ट्रेस है उसका हल ढूंढने की कोशिश में आदमी रहे, उस स्ट्रेस को लेके बैठ ना जाए कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, जो होना है वही होगा। डिपेंड करता है कि तुम क्या एक्शन लोगे, उसके मुताबिक होगा। अगर कमरे में अंधेरा हो गया है और तुम उठ के मोमबत्ती जलाओगे तो उजाला होगा, बैठे बैठे सोचने से उजाला नहीं होगा। और बहुत। कुछ कुछ करना पड़ेगा साबिर रजा। आप, प्यास किससे बुझती है? पानी से। तो आपको अगर प्यास लगी और आपको मैं एक तस्बीह दे दूं कि इस पे 100 दफा पानी पानी पढ़ो तो बुझ जाएगी? नहीं, पीना पड़ेगा ना। पीना पड़ेगा, और वो अवेलेबल भी होगा, आप ढूंढ लेंगे। हाँ, आप ही ने तो शेर कहा था ना, दुआ पर छोड़ देते हैं, क्या है वो, खुदा पर छोड़ देते हैं। हाँ, वो कोई मसला अपना दुआ पर छोड़ देते हैं, उसे खुद हल नहीं करते, खुदा पर छोड़ देते तो खुदा पर नतीजा छोड़ना है, हैं। मसला हल खुद करना है। उसने हमें फ्री विल दी है ना कि भाई जहाँ पे। करो। हाँ, तो मसला खुद हल करना है, नतीजा उस पर छोड़ना है, तो स्ट्रेस नहीं होगा साबिर रजा। बिल्कुल सही। और दूसरा स्ट्रेस क्यों होता है कि यार उसने मेरे बारे में ये कह दिया है, या यार वो दोनों वहां बात कर रहे थे, कानाफूसी मेरी ही बात हो रही होगी। जी जी जी। दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग। और यार जो भी सोचते हैं, मैं तो ये कहता हूं, मैं तो ये सोचने दो यार। और जो भी सोच रहा है वही सोच रहा है ना, उसको सोचने दो। उसके सोचने से मैं जो कुछ भी हूं, मैं क्या हूं, ये तो मुझे ही पता है। बिल्कुल आप क्या सही। है ये आपको पता है। अब मैं आपको कुछ भी कहूं, आपको क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ेगा साबिर। सही। तो स्ट्रेस जो है उसके लिए उसका हल ढूंढना है आदमी को। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर बेटी का रिश्ता है, आप कोशिश करते रहे, नतीजा उस पर छोड़ दें। उसके जो मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है, जिस वक्त लिख दिया उस वक्त हो जाएगा। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अब आपके स्ट्रेस में जाने से कोई जल्दी नहीं हो जाएगा रिश्ता। ठीक है, जितनी आपकी जिम्मेदारी है ना, वो आप हाँ अपनी अदा करते रहें। हाँ, आपका काम है बैठे नहीं रहना, चलने का नाम जिंदगी है। चलने का नाम है। हाँ, तो ये आप तो जैसे करते रहें। कोशिश करते रहना है। ये नहीं है कि मुश्किल के वक्त में या जब नमाज पढ़ने का वक्त होगा तो खुदा याद आया, ये नहीं है। उसको ये महसूस करके चलना है कि 24 आवर वो मेरे साथ ही है। हाँ, चाहे बिल्कुल मैं सही। दुआ मांगू या ना मांगू, मगर ये तस्वुर अगर रख लिया जाए कि वो मेरे साथ है, चल रहा है मेरे साथ है बिल्कुल सही। 24 आवर, तो फिर इसके बाद जो है ना स्ट्रेस नहीं होता साबिर रजा। और ये मेरा तजर्बा है। और देखें जी, नमाज पढ़ते हैं हम ना, उसमें हम सजदे सारे करते हैं, एक सजदा भी मिस नहीं करते। यार पूरे दिन में कितनी मर्तबा तो हमें कई अच्छी खबरें मिलती है ना, हाँ, यार हम कौन सा सजदा शुक्र का डालते हैं उसी वक्त। ये आदत डालनी चाहिए। मैं इसलिए मैं अपनी बात बढ़ाई की नहीं कर रहा, मुझे तो पता भी नहीं मेरा सजदा कबूल होता है या नहीं, अल्लाह जानता है, मगर मुझे यह उस पर यकीन है कि होता है। तो हाँ। खुशी की खबर आई, वजू है तो सजदा, नहीं है तो बस। नमाज पढ़ने से पहले एक सजदा शुक्र का कर दो, असर और मगरिब के बीच के अलावा टाइम के अंदर। जी तो वो, तो ये करके, ये सजदा शुक्र का, कभी तो शुक्र का सजदा करे यार आदमी, जी। बगैर नमाज के भी कुछ उसको, तो उसको खुशी भी हो कि यार मेरा बंदा है, देखो मैंने इसे खुशी की खबर दी, ये सजदे में गिर गया। वाह वाह वाह, और अल्लाह इसको पसंद करता है। यार आप यकीन करें, उसने कहा है कसम खुद से कि तुम जितना शुक्र करोगे मैं उतना ज्यादा दूंगा। हम्म। और वो देता है, हम्म। पता भी नहीं चलता और देता है। यार आपके सामने मेरी जिंदगी गुजरी है, गुज़िश्ता 25-30 साल में, आपको पता है मुझे कहां कहां से फंड आते हैं, जी हाँ। हैं कहां कहां से, मुझे पता भी नहीं होता हम्म। कि भाई ये काम कर दे, इतने ये फीस ले ले, ये कर दे, कर ये आता है। तो अल्लाह ताला भेजता है। वो देख रहा होता है ना भाई, जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो अपने मुकर्रब फरिश्तों के बीच में बैठ के बता रहा होता है, तुम कहते थे ये फसाद करेगा,
देखो क्या कर रहा है, बताया जाता है। जी हाँ, भाई आपका बच्चा डिग्री जब उसने ली थी, बेटे ने आपने हमें बताया था ना भाई, जी हाँ, खुशी से। बताया यार, तो वो भी बता रहे हैं। हाँ, तो जिक्र, हमारा जिक्र वहां हो रहा है, यानी हम जिक्र करते करते हम शुक्र अदा जिक्र करते। करते करते क्या वो जाकिर कुछ बदल जाते हैं, यानी क्या जाकिर तो वो है जो जिक्र कर रहा है ना, तो हाँ, हम तो जिक्र कर रहे होते हैं और हमारा नाम वहां आ रहा होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है तो बात। ये तो स्ट्रेस, ये परेशानियां ये आएंगी जिंदगी में। हाँ, जिंदगी को अगर ये समझना है ना आपने कि पुरसुकून गुजारूं मैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है साबिर रजा। सुकून सिर्फ कब्र में है, हाँ, जीते जी सुकून नहीं होता। अगर कोई ये कहे कि मैं जीते जी पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो वो मर चुका है, हाँ, हाँ, जिंदगी में नहीं। बहुत से लोगों ने ऊंची ऊंची दीवारें बना ली हैं, कब्रों जैसे घर हो गए हैं, अंदर बैठे हुए हैं सुकून से। ये सुकून नहीं, ये कब्र में है सुकून। बाहर जो है हलचल है, हरकत है, बेचैनी है, इस्तराब है, परेशानियां भी आएंगी, अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा भी आएगा। तकदीर का पहिया एक ही सिमत में नहीं घूमता, वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसके लिए ये स्ट्रेस परेशानियां उसको जो है ना अपने साथ रखना है 24 आवर, और वाह, नतीजा उसके ऊपर छोड़ना है। और फिर आप देखें जिंदगी कैसी बदल जाती है। और जो उसने अच्छी गिजाएं दी हैं, जो उनको खाना है। ये गंद बला जो है उससे जितना धीरे धीरे आदमी परहेज करता जाए ना, फायदे में रहेगा। मरना तो उसी वक्त है जब उसने लिख दिया है, लेकिन सेहतमंद होते हुए मरे आदमी वो ज्यादा बेहतर है, इससे कि मोहताज होके मरे। ठीक। ख़वातीन और हज़रात, अगर हम अपना जो दुख है, जो फिक्र है, मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान जब फिक्र करता है तो वो बीमारियों का शिकार भी हो जाता है। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, और हमेशा हमें जो कहा गया है हमें वो कर लेना चाहिए और वो ही करना चाहिए। और जो उसका फैसला है, जो उसका रिजल्ट है, वो उस माल के कायनात पर छोड़ देना चाहिए। आपकी ज़िंदगी पुरसकून हो जाएगी। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, डॉक्टर अब्दुल शकूर और मुझे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।